लाइव शॉट्स लाइव शॉट्स आ रहे हैं जो राम मंदिर भूमि पूजन का स्पॉट है वहाँ से शुरू की जो प्रिपरेशन है वो वहाँ पे जो हो रही हैं जो मेन पूजा है वो 12:40 से शुरू होगी और उसके पहले प्रधानमंत्री खुद वहाँ पे पहुँचेंगे। पर उसके पहले की तैयारी के ये शॉट्स आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, वो ऑलरेडी पहुँच चुके हैं अयोध्या और अभी वो सीनियर पुलिस ऑफिशियल से मिले और सारे अरेंजमेंट्स का उनको एक ब्रीफिंग दिया गया कि क्या तैयारी की गई है। वो कल भी वहाँ पे थे तो बहुत कड़ी निगरानी रखे हुए हैं पूरी तैयारी पे। उमा भारती जो कि मेन जो भूमि पूजन का वेन्यू है वहाँ नहीं रहेंगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो सरयू घाट पे ज़रूर प्रेजेंट रहेंगी। उमा भारती वन ऑफ दोज फेसेस जो कि मूवमेंट से बहुत क्लोजली लिंक थी। केसेस उनके अगेंस्ट अभी भी हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ दोज इश्यूज जिसकी वजह से वो प्रोमिनेंस में आई। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, ये बीजेपी के बड़े नाम थे जो अयोध्या मूवमेंट से 80 और 90 के दशक से में जुड़े हुए थे। और जावेद अंसारी जी, ये चर्चा भी बहुत हो रही है कि कैसे जो मेन इवेंट है वहाँ पे इनमें से कोई उपस्थित नहीं होगा। कुछ लोग का कहना है कि ये ठीक भी है, जब कोरोना वायरस का समय है तो ज़्यादा लोग नहीं हो सकते और ख़ासकर कि सीनियर सिटीजन्स, तो आडवाणी जी का आना वहाँ पे सेफ भी नहीं है। पर दूसरे जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि ये एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है कि जो मार्गदर्शक मंडल है जो खुद क्लोजली रिलेटेड थे उनको आज इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। आपका क्या कहना है? देखिए, आडवाणी जी और का वहाँ मौजूद नहीं होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सरकार पहले ही एक एडवाइजरी जारी कर चुकी है कि 65 साल से ज़्यादा जिन लोगों की आयु हुई है और जो लोग वैसे भी कोमॉर्बिडिटीज से सफ़र करते हैं, उनका घर से बाहर निकलना ये गैर ज़रूरी है। तो या तो अपने फिर वो जो आदेश हैं उसको कैंसिल करें। इसलिए आडवाणी जी का वहाँ नहीं जाना अच्छा। आडवाणी जी या कोई भी नहीं वहाँ जाएगा तो उससे जो सेरेमनी हो रही है या जो आस्था है वहाँ की, उसमें कमी नहीं हो जाएगी। इन अ परफेक्ट वर्ल्ड बेहतर आडवाणी जी, क्योंकि इसके आर्किटेक्ट हैं इस पूरे मूवमेंट के, जो आडवाणी जी का योगदान सबसे ज्यादा है इस राम मंदिर मूवमेंट में पॉलिटिकल नेताओं में से, तो वहां होते तो बेहतर होता। लेकिन ये साधारण हालात नहीं है, इसलिए इन परिस्थितियों में उनका नहीं जाना ही बेहतर है। जी शरद प्रधान जी, आप इस बात से सहमत हैं कि शायद एल.के. आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का वहाँ पे होना इस स्थिति में, महामारी के समय में एडवाइजेबल है कि वो ना ही हो तो बेहतर है? ये एडवाइस उनको दी जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए था कि वो जाएं या ना जाएं। कोई इतना तो समझना चाहिए कि कोई पूर्व प्रधानमंत्री है तो उसको इतनी खुद अपने बारे में, अपने प्रोटेक्शन के लिए उनको जानकारी होगी। लेकिन अफसोस की बात यह है, पॉलिटिक्स इसलिए दिख रही है साफ-साफ क्योंकि चंपत राय जो कि ये जो नया राम तीर्थ ट्रस्ट बना है अयोध्या मंदिर बनाने के लिए, उसमें उसके सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बाकायदा परसों शाम को अयोध्या में प्रेस के सामने अनाउंस किया कि आडवाणी, जोशी और कल्याण सिंह को बुलाया नहीं गया है। ये सरासर एक तरीके का ह्यूमिलिएशन है, क्योंकि आप इतना भी उनके ऊपर नहीं छोड़ रहे हैं कि आपका इनवाइट करने वाले का फर्ज होता है कि वो इनवाइट करे, अगला खुद तय करेगा कि जाए ना जाए। इससे जाहिर होता है कि वो नहीं चाहते हैं कि किसी और को, वो लोग जिन्होंने इस मूवमेंट को बिल्ड किया 80 से और अपना करियर स्टेक पे लगाया। कल्याण सिंह की तो चीफ मिनिस्टरशिप चली गई थी इसी में, और ये कहा जा रहा है कि साहब वो 90 प्लस हैं आडवाणी जी और जोशी जी, तो इसलिए उनको नहीं आना चाहिए। इसलिए, और कल्याण सिंह को भी एडवाइस किया है कि उम्र बहुत है, इसलिए आप दूर रहिए, आप बाद में आ जाइएगा। ये तो बात जो है पचती नहीं है। इसके पीछे सरासर दिखता है कि डिसीजन कहीं और से लिया जा रहा है, क्योंकि चंपत राय बहुत मामूली व्यक्ति हैं इस तरीके का डिसीजन लेकर के अनाउंस करने के लिए। तो इससे साफ दिखता है कि ये मानना कि साहब इसके पीछे राजनीति नहीं है, सिर्फ कोविड की वजह से नहीं बुला रहे हैं, अब मुझे नहीं यकीन होता। जी विनय, आपका इसमें क्या कहना है कि कहीं ना कहीं क्या ये भी बात है कि
उनके अगेंस्ट जो केसेस हैं वो अभी भी चल रहे हैं। उसमें अभी जजमेंट नहीं आया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर लिया कि अब यहाँ मंदिर बने, लेकिन इस जगह पे जो मस्जिद था वो कैसे नीचे आया और उस समय जो सब हुआ उनमें उनका क्या रोल था, जब तक उस पर डिसीजन नहीं लिया जाता शायद एडवाइजेबल हो कि वो ना हो यहाँ पे। देखिए, ये तो एकदम फैक्ट है कि इस वक्त कोर्ट का जो क्रिमिनल ट्रायल है वो चल रहा है। अभी आडवाणी जी का बयान हुआ कुछ दिन पहले, उन्होंने बयान भी दिया उसमें, और उस बयान के पहले गृह मंत्री अमित शाह और कई सीनियर अधिकारियों ने जाके उनको ब्रीफ भी किया जी। जो अधिवक्ता थे सरकार के। लेकिन देखिए, मुझे व्यक्तिगत तौर पे ये अटकल ही हम लगा सकते हैं कि वो कारण क्या था। मेरे ख्याल से एजुकेटेड अटकल यही है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी या जितने भी मार्गदर्शन मंडल के लोग हैं उनका इन्वॉल्वमेंट वर्चुअली शून्य के बराबर है इस वक्त किसी भी प्रकार से। मतलब चुनाव के पहले से ही वो लगभग दिख रहा था और चुनाव के बाद भी कई सालों से ये दिख रहा है कि उनका कोई रोल खास बचा नहीं है पार्टी में, और एक कम्प्लीटली नया स्वरूप है भारतीय जनता पार्टी का। तो राजनीति में मैं फर्स्टली अगर आप मुझे पूछें, मुझे कोई खास आश्चर्य नहीं होता इन सब चीज़ों का। प्रोप्राइटरी अब राजनीति का हिस्सा बची नहीं है, और बड़े सारे शिष्य ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने गुरुओं को के साथ ऐसा किया है। उत्तर प्रदेश जहां शरद बैठे हैं वो तो एक ऐसी भूमि है जहां बेटे ने ही पिताजी के साथ ऐसा किया समाजवादी पार्टी में। तो ये राजनीति का ये हिस्सा है और ये राजनीति ही है ऑब्वियसली, इसमें कोई दो राय नहीं। उनका कहना सही है कि शायद ये निर्णय खुद छोड़ देना चाहिए था आडवाणी जी के ऊपर। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि देखिए, इस वक्त उत्तर प्रदेश के 2 मंत्री करंटली पॉजिटिव हैं, एक की मृत्यु हो चुकी है, और अयोध्या में भी कई मामले सामने आए हैं पिछले कुछ दिनों में। तो चिंता जनरली तो है। ये जो इस वक्त फंक्शन हो रहा है उसके बारे में भी लोगों ने कहा कि साहब 150-200 लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, थोड़ा रिस्क है। लेकिन अगर आप देखें जिस तरह की तैयारी कर रहे हैं, ये ऑब्वियसली वो इशू इतना वे कर रहा है उनके माइंड पे कि कम से कम 3 या 4 बार सैनिटाइजिंग हो चुकी है कल से आज तक के बीच में। लेकिन हाँ, मैंने जो थोड़ी देर पहले कहा, मेरे ख्याल से भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे ज़्यादा बदकिस्मत अगर कोई पॉलिटिशियन रहा है तो शायद लालकृष्ण आडवाणी रहे हैं। उनके पास वो हिस्टोरिक मोमेंट के हिस्सा बनने के कई बार जो उनके साथ जो डेस्टिनी जिसको कहते हैं उनकी जो होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। चाहे वो 2012 या 13 में एक प्रधानमंत्री की डेस्टिनी उनको कह लीजिए, या इस वक्त जब उनका एक जो जिस आंदोलन की वजह से बीजेपी खड़ी हुई और बड़ी पार्टी बनी, उसका जब कल्मिनेशन पॉइंट आया उसमें ना शामिल हो पाना, मेरे ख्याल से ये उनकी किस्मत ही ऐसी है कि वो कभी भी उस चीज़ में हिस्सा नहीं बन पाए। तन्वी जी, ये विजुअल्स आ रहे हैं वहाँ पे जो प्रिपरेशंस चल रही हैं अंदर मेन वेन्यू के, वहाँ से ये विजुअल्स आ रहे हैं। दूसरा जो मैं एक सवाल आप लोग से पूछना चाहती थी कि अभी आरती जो हमें बता रही थी कि बीजेपी के पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स कैसे बदले, कैसे वो प्रोमिनेंस पे आए और इलेक्शन दर इलेक्शन वो स्ट्रांग होते चले गए लेट 80s से 90s में। बट बीजेपी ही सिर्फ नहीं है एक पार्टी जिन्होंने अयोध्या को लेके अपनी पोजीशनिंग एक स्पेसिफिक तरीके से करी, बाकी भी पार्टीज थी विनय। उत्तर प्रदेश और बिहार के तो ऑलमोस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टीज ना कोई तरीके से इससे जुड़ी हुई थी। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी की राजनीति और 2 स्टेट पार्टीज की राजनीति अयोध्या मूवमेंट से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो एक तरीके से जो नया स्वरूप था जिसमें उन्होंने अपने आप को मुस्लिम समाज का एक नया हितैषी या प्रोटेक्टर के तौर पे पोजीशन किया, और वही खेल लालू प्रसाद यादव ने बिहार में खेला जब उन्होंने आडवाणी जी को गिरफ्तार कराया रथ यात्रा के दौरान। आप बहुत कुछ दर्शकों को याद होगा जो उस वक्त थे, जावेद और शरद को तो डेफिनेटली याद होगा क्योंकि वो उस वक्त फील्ड में खुद रह चुके हैं। जिस वक्त आडवाणी जी रथ यात्रा कर रहे थे, उन्होंने दिल्ली पहुंच के ओपनली सरकार को चुनौती दी थी कि आप हमें गिरफ्तार कीजिए, केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार ने वो बेट नहीं लिया उस वक्त, क्योंकि पॉलिटिकल खेल मामलों में ये सब चीज़ नापी तोली जाती है, और उस वक्त उनकी नापतोल यही थी केंद्र सरकार की कि शायद गिरफ्तार करेंगे तो मार्टिर बन जाएंगे। लेकिन जब वो बिहार बॉर्डर के अंदर घुसे समस्तीपुर में, तब लालू प्रसाद यादव ने देखा। और बड़ी दिलचस्प बात एक मैं आपको ये भी बताऊं, बहुत जो नए नौजवान दर्शक हैं उन्हें शायद ये नहीं पता होगा कि उस वक्त जो गिरफ्तारी जिस जिला अधिकारी ने की, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने की, वो आर.के. सिंह थे, जो इस वक्त केंद्र में स्वयं मंत्री हैं। वो इस वक्त डीएम पोस्टेड थे समस्तीपुर में, और उस एक एक्ट की वजह से लालू प्रसाद यादव ने सक्सेसफुली अपने आप को वहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी का प्रोटेक्टर के तौर पे पोजीशन कर दिया।
उसका राजनीतिक तौर पे कई पार्टीज ने फायदा उठाया, समाजवादी पार्टी ने भी उठाया, बीजेपी ने तो उठाया ही उठाया, वो तो ओपन था उनका, और लालू प्रसाद यादव ने भी उठाया आरजेडी के तौर पे। तो जो एमवाई कॉम्बिनेशन की बात होती थी बिहार में, उसकी ताकत आई इस एक एक्ट से जब उन्होंने आडवाणी जी को गिरफ्तार कराया रथ यात्रा के बीच में। जी, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव दो पॉलिटिशियंस जिनका इसमें बहुत स्ट्रांग रोल था शरद प्रधान जी। हालांकि मुलायम सिंह ने पिछले 4-5 साल में ये काफ़ी बात बोली है कि ही इज़ अपोलोजेटिक, और उन्हें ये रिग्रेट है कि उस समय जो उन्होंने डिसीजन लिया और जिसकी वजह से वो फायरिंग हुई और जाने गई, उसके लिए उन्होंने एक तरीके से इलेक्शंस के समय माफ़ी भी मांगी। देखिए, मुलायम सिंह का तो ये आलम था कि उस जमाने में उनको ऑपोजिशन ने टाइटल दे दिया था मौलाना मुलायम, और उससे वो बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने ये सडन ड्रिफ्ट हुआ मुस्लिम वोट जो कि पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ रहा करता था, वो पूरा ड्रिफ्ट कर गया समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी का राइज वहीं से हुआ। लेकिन ये जो जहां तक हिंदू पॉलिटिक्स का सवाल है, ऐसा बीजेपी ने तो भरपूर उसका फायदा उठाया, उसको फायदा मिला भी क्योंकि आइडेंटिटी उसकी उससे शुरू से लिंक थी। लेकिन ये जो अभी पहले आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने जो बताया, उसमें एक मैं करेक्शन कर दूं, जो राजीव गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने गेट्स खुलवाए थे, ये सत्य नहीं है। गेट्स खुले थे फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज के एम पांडे के ऑर्डर से, जो अयोध्या मंदिर के गेट्स खुले थे, और पूजा उन्होंने ऑर्डर करी थी, राजीव गांधी ने नहीं ऑर्डर करी। राजीव गांधी ने उसका एडवांटेज ये जरूर उठाया कि राजीव गांधी ने उसके बाद हिंदू पॉलिटिक्स को प्ले अप करने के लिए उन्होंने शिलान्यास कराया। तो ये आज शिलान्यास जो आज हो रहा है, इससे पहले एक राजीव गांधी करा चुके थे, और उसमें इत्तेफाक से ये जो समिति है, जो राम जन्मभूमि क्षेत्र समिति जो ट्रस्ट बनाया गया है, उसमें एक चौपाल करके एक व्यक्ति हैं जो मेंबर हैं उसके, वो लाए गए थे उस जमाने में शिलान्यास करने के लिए, क्योंकि वो दलित थे, और राजीव गांधी की स्ट्रेटेजी ये भी थी इसमें कि एक दलित के जरिए से शिलान्यास कराया जाए 1989 में। तो उनको लाया गया था, वो आज इस समिति में है। तो वो जो विनय ने जो बात कही कि जिस तरह आर.के. सिंह जो डीएम समस्तीपुर थे, आज मंत्री हैं केंद्रीय सरकार में, बीजेपी की सरकार में, तो समय के साथ सब कुछ बदलता है। और ये जिस तरीके से, लेकिन इस पूरी मंदिर पॉलिटिक्स का बेनिफिट किसने भी उठाने का प्रयास किया हो, लेकिन फायदा सिर्फ बीजेपी को मिला, और बीजेपी का राइज इसके ऊपर बहुत ज्यादा आधारित रहा है। और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन ये मेन फैक्टर रहा है, और यही वजह है कि आज भरपूर तरीके से ऑफिशियल तरीके से बाकायदा इस मंदिर का आज भूमि पूजन किया जा रहा है मंदिर के लिए। और इसमें भी कंट्रोवर्सी है कि साहब गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं, बट कोर्ट के आदेश से ये भी बन रहा है। अब ठीक है, क्रेडिट लेते हैं, उस जमाने में राजीव गांधी ने के पार्टी वालों ने क्रेडिट लेने की कोशिश करी, हमने गेट खुलवा दिया है। आज बीजेपी वाले क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने मंदिर बनवा दिया है। तो कोर्ट का नाम नहीं लेते। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो बड़े बड़े लीडर्स थे मंदिर मूवमेंट में, जब भी मामला कोर्ट में गया, जैसे विनय ने भी बताया, भी जो केस चल रहा है, क्रिमिनल केस जो अगेंस्ट अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, जिसमें कॉन्स्पिरेसी का, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस है, मैं भी उसमें विटनेस हूँ, वन ऑफ द की विटनेसेस में मैं भी हूँ। और वो जो केस चल रहा है लखनऊ का ही कोर्ट है, लेकिन वहां पे जब ये लोग जाते हैं, बड़े नेता वैसे तो खूब पब्लिक में भाषण देते हैं, आज तक किसी में करेज ऑफ कन्विक्शन ये नहीं हुआ कहने का कि हाँ हम जिम्मेदार थे ये गिरवाने के लिए मस्जिद को। ये समझ में नहीं आता मुझे, बड़ी विडंबना है कि वो नेता जो हमेशा जो बड़ा अपने आप को बताते हैं कि बहुत कमिटेड रहे हैं टू द कॉज ऑफ द टेम्पल, वो ये कहने में शर्मा जाते हैं या घबरा जाते हैं क्योंकि उनको खतरा होता है कि कानून की गिरफ्त में न आ जाए। इससे जाहिर होता है कि ये जो करेज ऑफ कन्विक्शन नहीं होना, ये दिखता है कि इसमें पॉलिटिक्स ज्यादा है, आस्था जिसके बारे में भाषण दिए जाते हैं वो उसकी कमी। जी, ये आपने सही कहा, क्योंकि जो लीगल केस है वहाँ पे तो फिर उन्हें किसी तरीके से ये इंश्योर करना ही पड़ेगा कि वो ये प्रेजेंट करे कि वो एक्चुअल जो एक्ट थी उससे डायरेक्टली लिंक नहीं थे, जुड़े नहीं थे, या ये उनका खुद का इंटेंट नहीं था। जावेद अंसारी जी, हम सुबह से ये भी चर्चा कर रहे हैं कि अब यहाँ से आगे क्या बीजेपी के लिए, और कहाँ तक आप सोचते हैं कि मंदिर पॉलिटिक्स अभी भी उनके नैरेटिव में रहेगी, या वो आगे बढ़ चुके हैं, वो आगे नेशनलिज्म पे और हिंदुत्व के दूसरे जो वर्जन्स हैं उस पे जा चुके हैं?
देखिए, बीजेपी ने पिछले कई इलेक्शन से ये सिद्ध किया है, दिखाया है कि किसी एक मुद्दे को लेके नहीं चलते हैं। वो डिपेंडिंग उत्तर प्रदेश में हो सकता है राम मंदिर के मुद्दे को, स्पेशली जो साल भर बाद जो यूपी में स्टेट असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, वहां राम मंदिर के मुद्दे को प्रमुख भूमिका दें। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बेंगलोर में या बंगाल में या देश के और भागों में देंगे। राम मंदिर का मुद्दा या जो बीजेपी का हिंदुत्व प्लैंक है वो कभी वो छोड़ेंगे नहीं। उसमें और चीजों में वक्तन फवक्तन वो बढ़ाते घटाते रहेंगे, लेकिन ये जो मेन उनका हिंदुत्व का मुद्दा है उससे बीजेपी अलग होके सिर्फ डेवलपमेंट ओरिएंटेड पार्टी हो, ये ख्वाब में सोचा जा सकता है, असलियत ऐसा नहीं है। जी, पर आपको क्या लगता है कि उस तरह की जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, चाहे वो जो मुलायम ने खेली हो या लालू प्रसाद ने जैसे इसको यूज़ किया हो, मंडल कमीशन से लेके अयोध्या मूवमेंट तक, वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अब कैसे इवॉल्व हो चुकी है? आइडेंटिटी पे खेला तो अभी भी जाता है, बट किस तरीके से वो नैरेटिव चेंज हो गया है? पहले राम मंदिर था, अब राम मंदिर के साथ आर्टिकल 350 है, ट्रिपल तलाक है, कोई ना कोई ऐसा इशू जिससे अल्पसंख्यकों के उसको एक अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाती, कहते कि ये मुसलमान औरतों की भलाई के लिए है, हिंदू औरतों की भलाई को भूल जाते हैं। सिर्फ लगता है सारी दुनिया का रोग जो है, प्रॉब्लम जो है सिर्फ मुसलमान समुदाय के फेस कर रहा है या मुसलमान औरतें फेस कर रही हैं। ट्रिपल तलाक या मर्दों का उत्पीड़न सिर्फ मुसलमान औरतें हिंदुस्तान में झेल रही हैं और तमाम औरतें नहीं झेल रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसी असलियत है तो बहुत अच्छी बात है। तो पहले राम मंदिर था, अब कोई और, ये वक्तन फवक्तन कोई ना कोई इशू बना के इस चीज को ये उछालते रहे। और मेरे दिलो दिमाग में बिल्कुल कोई शक नहीं है, आज ये इशू है, 2024 यूपी के इलेक्शन में अगर ये नहीं चलेगा कोई दूसरा इशू पैदा कर देंगे, 2024 में कोई नया इशू आ जाएगा। ये जो इनका हिंदुत्व का प्लैंक है, जो इनका जो राइट विंग एजेंडा है, ये उससे नहीं हटेंगे। ये एक हिंदुत्व पार्टी है और वो अपने एजेंडे पे खुलेआम चलते हैं और चलते रहेंगे। जी, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ। हाँ जी, मेरा मानना ये है कि ये भी अभी जो इसका टाइमिंग रखा गया है मंदिर के कंस्ट्रक्शन का, वो बड़ा स्ट्रेटेजिक है पॉलिटिकल टर्म्स में, क्योंकि अभी बिहार इलेक्शन में इसको यूज करना बड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। जी, आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन उमा भारती का एक रिएक्शन आ रहा है, उसको सुन लेते हैं। इसके सभी धर्मावलंबियों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान किया है और आज सब लोगों ने अपनी सम्मुख सहमति दी है। ये बहुत बड़ी घटना है और अब ये देश पूरे दुनिया में अपना माथा ऊंचा उठा के कहेगा हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं। मैम, आपने कहा था कि आप सरयू के तट से देखेंगे कार्यक्रम। हाँ, वो मेरे को राम जन्मभूमि न्यास के अधिकारियों का निर्देश हुआ कि नहीं, आपको वहाँ रहना पड़ेगा, तो मैं तो उनकी मर्यादा से बंधी हुई हूँ ना, इसलिए आ गई। That was a very interesting question because पहले हमें ये बताया गया था कि उमा भारती जी, और उन्होंने खुद ये कहा था कि वो सरयू घाट पे रहेंगी और वहीं से वो पूरा विटनेस करेंगी। एक बार वापस सुन लेते हैं अगर वो और कुछ कह रही हैं। और जो राम मंदिर का प्रारंभ है, ये देश के विकास की एक नई आधारशिला है, राम राज्य की। लेकिन अब उमा भारती जी उस जगह पे पहुंच चुकी हैं जहां पे भूमि पूजन का पूरा कार्यक्रम होगा और वो वहीं पे, और वो कह रही हैं कि उन्हें आदेश दिया गया ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेशन और प्रीस्ट से, संतों से, तो उन्हें आना ही पड़ा। तो ये एक बदलाव है। पहले उनको बोला जा रहा था कि नहीं वहाँ पे इनवाइट किया गया है, पर अब वो पहुँच चुकी है वहाँ पे और वो प्रेजेंट रहेंगी। विनय, दिलचस्प है, शरद ने उस बारे में जिक्र किया कि न्योता देना चाहिए था और ये आडवाणी जी पे छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि जो उम्र की जो बात है वो उमा भारती पे भी लागू होती। तो उन्होंने इनके सिलसिले में ये बात कही है, मतलब उनको न्योता दिया, उनकी मर्जी थी। शुरू में उन्होंने बोला कि मुझे प्रधानमंत्री जी की हेल्थ की बहुत चिंता है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, भीड़ नहीं बढ़ाना चाहती, लेकिन अब उनके ऊपर दबाव आया इसलिए वो वहाँ आ गई। तो बड़ा दिलचस्प है कि या एक न्योता नहीं है, ये काफी दिलचस्प बात है। शरद प्रधान जी, मैंने आपको इंटरप्ट किया, आप एक पॉइंट बना रहे थे, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी तो बिहार इलेक्शंस में ये काम आ जाएगा, क्योंकि शिलान्यास ये जो आज हो रहा है
लेकिन होगी जो कि आज से 1.5 साल 2 साल बाद का समय जिसके लिए निर्धारित किया गया है, तब तक यूपी का इलेक्शन आ जाएगा। और जब मंदिर कंप्लीट होगा आज से 3.5 साल बाद यानी कि 2024 में, तब राष्ट्रीय इलेक्शन होगा। और देखिए ये मंदिर जो है ये नॉर्मल कंस्ट्रक्शन नहीं है, ईंटा और वो गारा और सीमेंट से नहीं बनना है। ये स्लॉटेड, इसमें वेज करे जा रहे हैं, पत्थर कटे हुए तराशे हुए रखे हैं, एक के ऊपर एक रखना है। बनाने को बहुत जल्दी भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी रफ्तार उस तरीके से करी जाएगी जिससे वो हर चुनाव में कम से कम कंप्लीशन तक चुनाव में काम आता रहे। क्योंकि हर बार जब उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा तो उसका बेनिफिट मिलेगा, जाहिर है मिलेगा, जितना यूफोरिया है तो उससे मिलेगा। लेकिन मानना कि ये बगैर किसी पॉलिटिकल मकसद, ठीक है, आस्था तो लोगों की है, लेकिन नेताओं की तो राजनीति ही होती है। जी, लोगों की आस्था पे राजनीति तो चलती ही रहती है इस देश में, और राजनीति का एक वो बहुत बड़ा सच है। इस समय पे आचार्य विक्रमादित्य जो है वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार विक्रमादित्य जी, शुक्रिया हमारे साथ यहाँ हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए मेरा नाम पे। मैं आपसे ये एक बात समझना चाहती थी जो आज बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ये समय क्यों चुना गया, ये सिर्फ राजनीतिक डिसीजन है या इसमें कोई एस्ट्रोलॉजिकल और प्लानिटरी चॉइस भी है कि 5 अगस्त को 12 साढ़े 12 के बीच में ये पूजा हो तो अच्छा रहेगा मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए? इस बारे में हमें थोड़ा समझाएं। देखिए, राम का कार्य है, जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। और जिस प्रकार से कोर्ट के ऑर्डर से ये कार्य हो रहा है, उसके बाद भी लोग अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस दे रहे हैं। लोगों को कहानी बनाने की आदत है, लोगों को राजनीति करने की आदत है, कुछ भी बना सकते हैं लोग। मैंने भी बहुत सारी बातें यहाँ पर बैठे हुए पैनलिस्ट की बात सुनी, हर व्यक्ति ने अपनी अपनी हमारे जो अध्यात्म के अंदर कहावत है, मुंडे मुंड मतिर भिन्ना, कि हर व्यक्ति की अपना अपना एक इंटरप्रिटेशन होता है, उसको देने का हक है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु एक कार्य राम का है, संस्कृति का कार्य है, उसको जितना जल्दी किया जाए वो अच्छा है। जिस प्रकार से आप माने स्टेप बाय स्टेप सब काम किए जा रहे हैं। अभी तो बेसिकली भूमि पूजन किया जा रहा है, अभी तो इसका शिलान्यास का पूजा करने की व्यवस्था बनेगी। तब भी आप देखिएगा बहुत सारे लोग इंटरप्रिटेशन कहेंगे कि दोबारा पूजा क्यों की जा रही है, राजीव गांधी ने कर दी थी। अरे राजीव गांधी ने जो पूजा की थी वो शिलान्यास नहीं था। शिलान्यास वास्तविक तौर पे तो हमारे यहाँ तो एक चौखट रखते हैं, उसकी पूजा करने की व्यवस्था है। इतने कर्मकांड के सिद्धांत हैं, हर स्टेप पे छत डलेगी तब भी पूजा करने की व्यवस्था होगी, तब भी उसका मुहूर्त निकाला जाएगा। हर चीज के लिए मुहूर्त है। अब राजनीति की इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग, जिनको केवल कुछ और बनाना है, अपना मतलब साधना है, वो सब लोग कुछ कुछ तरह से अपने अपनी तरह से इंटरप्रिटेशन करते चले जाएंगे। परंतु राम का काज है, बड़ा सुंदर है। नव भारत का निर्माण आरंभ हो रहा है, स्वाभिमान का निर्माण आरंभ हो रहा है। इससे कुछ नहीं है। जिसको जो लगता है, जिसको जो समझते हैं, समझने का प्रयास करें। भारत देश वो है, भारतीय संस्कृति वो है जिसको जो सबका आलिंगन करती है और किसी से द्वेष नहीं रखती। लेकिन यहां तथाकथित बैठे हुए जावेद जी की बात सुन रहा था, उनको हर चीज में पेट में दर्द हो रहा था। क्या इस देश के मुसलमान हिस्सा नहीं है? मुसलमानों के लिए कोई कानून नहीं बनना चाहिए? जिस प्रकार से अगर वहां के लोग त्रस्त हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट बना, नेहरू जी ने बनाया, तो मुसलमानों के लिए जो परित्यक्त व्यवस्थाएं थी उनके लिए कुछ नहीं बनाया जाए। यदि बना दिया गया तो क्या हुआ? बहुत अच्छा हुआ। 370 के से पूरा देश त्रस्त था, उसके लिए कार्य किया गया, तो क्या दिक्कत हुई? होना चाहिए था ना कार्य। तो जो कार्य आज मुझे समझ में नहीं आती है, जो लोग अपनी इंटरप्रिटेशन देने का प्रयास करते हैं। भारत का निर्माण हो रहा है, स्वाभिमान का निर्माण हो रहा है, कोई धर्म को नहीं। राम को धर्म से ना जोड़े। राम हिंदुत्व, सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि हिंदुत्व धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक जीवन जीने की कला है, उसमें हर व्यक्ति रह सकता है। रहीम मुस्लिम होते हुए भगवान के भक्त बने, उनको किसी ने इन्वाइट थोड़ी किया था। ये तो व्यक्ति की अपनी समदर्शिता है कि आपने कबूतर की तरह आंख बांध ली है, आपने घोड़े की तरह नजर बट्टू बांध ली है कि आपको वही दिखाई देता है कि मुझे वही देखना है जो सिखाया जा रहा है। उससे बाहर निकले। संसार बहुत बड़ा है, हर एक को जीने का हक दें, हर व्यक्ति को जीने का हक दें। हिंदुत्व वही सिखाता है। जी विक्रमादित्य जी, हर एक को अपनी ओपिनियन का भी हक है। तो आज का ऐसा दिन है, मुझे लगता है कि हमें किसी भी डिबेट जैसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए। ऐतिहासिक दिन है और शुभ दिन, जैसे कि आप लोग कहते हैं शुभ दिन है, तो बातें भी अच्छी होनी चाहिए। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि हमें थोड़ा बताएं
कि जो अब यहाँ से जो कंस्ट्रक्शन होगा इसमें कैसे ये अलग होगा, क्या स्पेशल होगा? हमें इतने सालों से ये प्रिपरेशन चल रही है, अलग अलग जगह से पत्थर आ रहे हैं, ब्रिक्स आ रही हैं जो वहाँ की कार्यशाला में इकट्ठा हैं, होली वाटर, मिट्टी अलग अलग जगह से इकट्ठा की गई है, उसके बारे में हमें समझाएं। हमारे यहाँ पूजा पद्धति के अनुसार से वास्तु के अंदर विभिन्न नियम बनाए गए हैं कि मंदिर निर्माण करने से पहले, कोई भी भवन निर्माण करने से पहले स्टेप बाय स्टेप, यानी उस परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, हर जनमानस को मोटिवेट करने के लिए ये विभिन्न स्टेप्स में विभिन्न तरह की जो इन्वॉल्वमेंट है, कर्मकांड के सिद्धांत बनाए गए हैं। आज भूमि पूजन है, जो धरती माता है उनका पूजन किया जाता है कि हम इस जगह पर भवन का निर्माण करने की आज्ञा चाहते हैं। जो इस स्थान के देवता हैं, पराप्रकृति है, उन सब की आज्ञा लेना चाहते हैं कि हम इसको खोदना चाहते हैं। इस पे आपको जो दर्द होगा वो एक ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक तारतम्य में बिठाया जाता है उस धरती के साथ, उस पराशक्ति के साथ, प्रकृति के साथ, कि आपको इस जो खोदा जाएगा इससे जो दर्द होगा उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। वहां की वास्तु पूजा करके क्षेत्रपाल की इत्यादि की देवता कर, तमाम शिलाएं, जो सामान सामग्री होगी उन सब का पूजन कर, अब यहां से जो शिला जो जगह है वो खोदना, यानी उसकी नींव खोदने की व्यवस्था की जाएगी। जब नींव पूरी अच्छी तरह खुद जाएगी, उसमें 2 महीने 3 महीने जो लगेगा, उसके बाद वो कोण देखा जाएगा कि किस कोण में उस महीने में खोदना शुभ होगा। वहां पर जो आज शिलाएं, जो आज 5 शिलाएं जो है मुख्य शिलाएं रखी जा रही हैं, पूजा करके रखी जा रही हैं, उनको स्थापित किया जाएगा वास्तु के साथ साथ, वास्तु पूजन के साथ साथ, नवग्रहों के पूजन के साथ साथ। और उसके बाद से कंस्ट्रक्शन, जो प्रॉपर चिनाई है, जिसको बोला जाता है कि जहां पे ईंट रखे जाएंगे, गारे का काम, चिनाई का काम, पत्थरों का काम, वहां से शुरू होगा। फिर वो ऊपर आएगा, लेवल पर आएगा, और उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे जिस प्रकार का जो मॉडल है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। वो कार्य में समय लगना है, जिस प्रकार का इतना बड़ा कार्य है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, करीब करीब 100 एकड़ का जगह है, 100 एकड़ के जगह को डेवलप करना है, और उसको आपको घर बनाने में भी 1 साल लग जाता है। आप छोटा सा घर बनाता है एक व्यक्ति, और ये तो इतना भव्य भगवान का एक ऐसा स्थल बनना है जो पूरे विश्व में भारत का एक स्वाभिमान का निर्माण होगा, स्वाभिमान खड़ा करेगा। आज तक इस देश में ताजमहल के नाम से जाना जाता था, भारत को राम के नाम से जाना चाहिए। संविधान के अंदर जिनको स्थान दिया गया है, संविधान में जिनका चित्र इंकित किया गया है, वो राम राज्य की परिकल्पना कर इस देश को स्वतंत्र कराने की बात गांधी ने जो सोची थी, उसकी परिकल्पना के आधार पर जो संविधान रचा गया, उसकी को पूरित करने के लिए जो राम है उनका भवन निर्माण किया जा रहा है। राम राज्य स्थापित करने की, एक आदर्श स्थापित करने की बात की जा रही है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास की बात जो मोदी जी बोलते हैं वो भी होगा। हर व्यक्ति को साथ मिलेगा, कोई परित्यक्त नहीं रहेगा। जी, इसमें तो जो आप कह रहे हैं, इसमें मुझे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये स्कॉलर्स और संतों का व्यू है या ये पॉलिटिशियंस का व्यू है या कॉन्स्टिट्यूशन का व्यू है। पर चलिए, योगी जी तो कहते हैं कि राम राज्य और उनके राम राज्य में विकास भी होगा, साथ में नागरिक का व्यू है जी, इस तो देश के नागरिक की आकांक्षा है। अलग अलग रखना चाहिए, रिलीजन को सब चीज़ों से मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो उसको रिस्पेक्ट देनी है अलग रख के देनी चाहिए। विक्रमादित्य जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेरी क्विकली आई वांट टू ब्रिंग इन मिस्टर जावेद अंसारी also on the development that happened just before we went to yes Mr. Pradhan, I'll come to you. But Javed Ansari ji, how do you read the fact that Uma Bharti has actually now at the last minute उनको बुला लिया गया है? वहाँ पे वो कह रही हैं कि जो ट्रस्ट है, जन्मभूमि ट्रस्ट, उनका आदेश था इसलिए मैं आ गई, क्योंकि कल तक तो हमें बताया गया था कि वो सरयू घाट से सब विटनेस करेंगी। Look, I'm not surprised that she's found it difficult to resist the temptation of not being in the limelight. She believes that she has, if you know, she's a legend in her own mind. She believes that she has as big as significant a contribution to make towards the construction of this temple as anybody else. Second, perhaps only to Mr. Advani. I've had occasion to discuss this with her on a number of occasions, and she has a very exalted opinion of herself and the kind of role that she has played. Others may disagree, but she's entitled to a view. And therefore it was, I did detect a sense of pique when she said that, I will only sit at Saryu Ghat and now
she's found it convenient to be a part of the main ceremony. She's put the onus on the Dharm Samsad or whoever has invited her. Yes. Good luck to her. It's not surprising that she's there, because she's one person who who finds it difficult to resist Yes. not being in the sun. Yes, that is true, and she has managed to be there, be at this spot on this historic day. प्रधानमंत्री जी पहुंच चुके हैं लखनऊ। यहाँ से वो अब हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे अयोध्या के लिए कुछ ही देर में। शरद प्रधान जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था कि जो विक्रमादित्य जी कह रहे थे राम राज्य की बात, काश ये सही होता कि राम राज्य भी मंदिर की स्थापना से आ जाएगा। यही उसी की सबसे ज्यादा कमी है। मंदिर तो बन जाएगा, मंदिर तो बनेगा, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन राम राज्य अभी बहुत दूर है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में या देश में क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम की बुरी हालत है, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं, जिस तरह कालाबाजारी बढ़ रही है, जिस तरह रिश्वतखोरी बढ़ रही है, ये राम राज्य की निशानी नहीं है। तो उसके लिए वो क्योंकि बड़ा मुश्किल कार्य है, इसीलिए लोगों को बड़ा कन्वीनियंट होता है, खासतौर से नेताओं को और साधु संतों को भी ये सोचना और ये मैसेज स्प्रेड करना कि साहब मंदिर की स्थापना हो गई तो राम राज्य आ गया। इससे पहले भी एक वो हो चुका है, पिछले साल और उससे पिछले साल दिवाली के एक दिन पहले एक पूरा रामलीला रची गई अयोध्या में। हेलीकॉप्टर से रामलीला के किरदार जो एक्टर्स हैं वो लाए गए और कहा गया था देखिए साहब राम राज्य आ गया, रामचंद्र जी उतरे हैं पुष्पक विमान से। तो ये चीजें लाइटर वेट में तो एक्सेप्ट करी जा सकती है, बट रियलिटी में सोचना कि राम राज्य केवल इससे आ जाएगा, ये बड़ा मुश्किल काम है। लोगों की बिलीफ में आ जाए तो उससे ज्यादा खुशी की बात नहीं होगी। जी, लोगों की बिलीव और उनकी जो आस्था है वो एक तरफ, लेकिन राम मंदिर बनने से ये नहीं कि गवर्नमेंट का काम खत्म हो जाएगा और सारा काम राम मंदिर से ही राम राज्य हो जाएगा। वो तो सरकारों को ही करना पड़ेगा, और चाहे वो भुखमरी हो या शिक्षा हो या कोई भी और प्रॉब्लम जो हमारे देश में आज हैं, और या महामारी से लड़ना हो, उसका काम तो सरकारों को ही करना पड़ेगा और लोगों को उनकी सहायता करनी है। जावेद अंसारी एंड शरद प्रधान, धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस हिस्टोरिक डे। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर कन्वर्सेशंस, गेट यू मोर रिपोर्ट्स, a series of in fact updates lined up from Ayodhya, but I need to take a very short break. I'll be back in just 2 minutes.